Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5125 कलयुग विक्रम संवत 2081 वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी 5 मई 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा व यतीन्द्र गुप्ता का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। करोड़ों के मालिक राहुल गांधी के पास अपना घर नहीं, गाड़ी भी नहीं। ममता बनर्जी बोली, यूसीसी से हिंदुओं को कुछ फायदा नहीं होगा, यह बीजेपी की राजनीतिक चाल। ट्रूडो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब। बाबा रामदेव को बड़ा झटका, पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित। अमित शाह का फेक वीडियो साझा करने के आरोप में कांग्रेस और आप के 2 नेता गिरफ्तार। पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला। मोदी जी काम पर वोट मांगिए, नफरत मत फैलाइए, खड़गे। और भारत बायोटेक का दावा, कोवैक्सीन टीका पूरी तरह सुरक्षित। अब सुनिए समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पास 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति होने की जानकारी दी है। हालांकि उनके पास ना तो घर है और ना ही कोई वाहन है। गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। गांधी द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिए गए संपत्ति और देनदारी के ब्यौरे के मुताबिक कांग्रेस नेता के पास 9 करोड़ 24 लाख 59,000 रुपए की अचल संपत्ति है। इसमें 3 करोड़ 81 लाख रुपए के शेयर, 26 लाख 25,000 रुपए बैंक बैलेंस और 15 लाख 21,000 रुपए के गोल्ड बॉन्ड शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने अपने पास 11 करोड़ 15 लाख रुपए की मौजूदा बाजार मूल्य की अचल संपत्ति होने की भी जानकारी दी है। इसमें खुद खरीदी हुई 9 करोड़ 4 लाख रुपए की संपत्ति और 2 करोड़ 10 लाख रुपए की विरासत में मिली संपत्ति शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी को एक राजनीतिक चाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा, जब भी चुनाव होते हैं वह सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए किसी न किसी मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार वे यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि यह एक विशेष समुदाय के खिलाफ है, लेकिन यह यूसीसी राजनीतिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है और इसमें हिंदुओं को किसी भी तरह से फायदा नहीं होगा। कनाडा के टोरंटो में खालसा दिवस और सिखों का नव वर्ष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के संबोधन के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भारत सरकार ने इस पर नाराजगी जताते हुए कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को विदेश मंत्रालय में तलब करके नाराजगी जताई। भारत ने इसे लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। कनाडा में एक बार फिर अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को राजनीतिक जगह दी गई है। यह गतिविधियां भारत कनाडा संबंधों को प्रभावित करती हैं, साथ ही कनाडा में भारतीयों के साथ हिंसा के माहौल को बढ़ावा देती हैं। भ्रामक विज्ञापन मामले में उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव को बड़ा झटका दिया है।
उत्तराखंड औषधि विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की इस फर्म की खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर, गोइटर और आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 14 दवाओं के उत्पादन को रोकने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार दिव्य फार्मेसी के जिन उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है, उनमें श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, ब्रोकॉम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट और मधुनाशनी वटी एक्स्ट्रा पावर शामिल है। गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो साझा करने के आरोप में कांग्रेस के एक नेता और आम आदमी पार्टी के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। इस फर्जी वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेता शाह कथित तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण अधिकारों को खत्म करने की घोषणा करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 80 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों में दहशत फैल गई। पुलिस ने सभी स्कूलों में पहुंचकर जांच की और धमकी को फर्जी बताते हुए दावा किया कि जांच में कुछ नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने उन सभी स्कूलों की गहन जांच की है जहां बम रखे होने की धमकी मिली थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बृहस्पतिवार को तीखा हमला किया और कहा कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब लोग उन्हें केवल ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद करेंगे जो हार से बचने के लिए झूठ से भरे विभाजनकारी और सांप्रदायिक भाषण देते थे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वह नफरत फैलाने वाले भाषण देने के बजाय अपनी सरकार के पिछले 10 वर्ष के कामकाज पर वोट मांगे। भारत बायोटेक ने दावा किया कि उसका कोविड-19 रोधी टीका कोवैक्सीन सुरक्षित है और किसी भी दुष्प्रभाव से रहित है। कोरोना वायरस से जंग के दौरान भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि कोवैक्सीन के प्रभावी होने को लेकर परीक्षण किए गए। हालांकि टीका कितना प्रभावी है, इसके बारे में सोचने से पहले हमने सुरक्षा का पहलू सबसे ऊपर रखा। भारत बायोटेक का यह बयान ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की ब्रिटेन की अदालत में यह स्वीकारोक्ति के बीच आया है कि उसका कोविड टीका रक्त के थक्के जमाने संबंधी दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इस टीके को कोविशील्ड नाम से जाना जाता है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 71,830 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 38 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 55 रुपए 4 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। श्रोताओं नमस्कार। राम और संजीव जी, आपका भारत से आने के बाद में स्वागत आपके शहर में। तो आज स्टूडियो में आपके साथ संजीव शर्मा और यतीन्द्र गुप्ता जी हैं। तो गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। आज आप काफी बरसात लेके आए हैं। जी 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 जी। गाने भी आप उसी हिसाब से लेके आए होंगे। बहुत खूबसूरत गाने हैं, बट चलिए सुनते हैं आज का विचार कि मेहनत के अलावा सफलता पाने का और कोई विकल्प नहीं है। और आइए अब सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा भजन।
रह गई बात, जोहत रह गई बात। जोहत एक पग ठाड़ी, जोहत एक पग ठाड़ी, कालिंदी के घाट, कालिंदी के घाट, कालिंदी जोहत रह गई बात। करी मनमोहन, झूठी प्रीत करी मनमोहन, या कपटी की बात, या कपटी की बात, या कपटी की बात। कान्हा तोरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दे गयो ब्रज को चाट, दे गयो ब्रज को चाट। मोर श्याम, 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 मोर श्याम। श्रोताओं, आशा करता हूं आपको ये भजन पसंद आया होगा। तो चलिए हर सप्ताह की तरह आपके लिए कुछ बढ़िया से गीत लेके आए हैं, और आज के सारे जो गाने हैं वो एक ही म्यूजिक डायरेक्टर
के हैं और आइए देखते हैं आप में से कौन पहचानता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। छिप रहे है ये क्या रंग है आपका। आज तो कुछ नया रंग है आपका। आज की रात में क्या से क्या हो गई। आपकी सादगी तो बड़ा हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ। शाम से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला
बदनामियों का वफा नाम है। वो कत्ल करके चले ये वफा खूब है। हाय नादा तेरी ये अदा खूब है। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ। शाम से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो। श्रोताओं, आशा करता हूं कि आपको ये गीत पसंद आया होगा। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हर सप्ताह की तरह हम आज भी आपके लिए एक पहेली लेकर आए हैं। और पहेली से पहले मैं आपको पहेली का जो इनाम है वो बताना चाहूंगा। जी हां, कलर्स ऑफ इंडिया के सौजन्य से 2 लोगों के लिए लंच या डिनर, तो दोनों नहीं है, लंच करिए या डिनर करिए। और पहेली है, भारत में ईवीएम कोई भी इलेक्शन में सबसे पहले कब इस्तेमाल की गई थी? फर्स्ट टाइम ईवीएम का इस्तेमाल भारत में किस सन में हुआ था? और अगर आप ये भी बता दें कि कहाँ हुआ था तो और अच्छा होगा। और दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री समीर मेहता जी और यतीन गुप्ता जी तो है ही हैं। तो मैं गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आप समीर जी के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। जी संजीव जी, श्रोताओं, मैं श्री के बजाय सीए बोलूंगा। अच्छा, चलिए। सीए श्री सीए समीर मेहता जी। मुझे इस चीज का बड़ा गर्व होता है कि हमारे समीर भाई। गुप्ता जी, सॉरी मैं बीच में जंप कर रहा हूँ, आपने ऐसी एक बात बोली। आपने कभी श्री का मीनिंग जानने की कोशिश की है? नहीं। इट हैज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मीनिंग इन द वर्ल्ड। अच्छा। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग यू कैन विश फॉर समवन। अच्छा। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, तो आप बताएंगे ना? मतलब श्री, जब आप किसी को श्री का विश करते हैं तो आप उसके लिए सब कुछ विश कर देते हैं, हेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो अब जैसे कुछ लोग कहते हैं आइए श्रीमान जी, हाँ, तो वो जो है ना वो आजकल नेगेटिव माना जाता है। तो श्री वर्ड जो है, चलिए मैं अभी कोशिश करता हूँ थोड़ा इंटरनेट हमारे से निकाल के मैं जरूर बोलता हूँ। ज्ञान बढ़ाइए। तो अगेन मैं बोलूंगा चलो, कि तो श्री समीर मेहता। आपसे बात सही, ऐसे कर लेते हैं। तो आप समझ गए कि हमारे जो समीर भाई हैं वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, यहाँ के सीपीए भी हैं, और ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड हैं। लेकिन आज समीर भाई को हमने इसलिए बुलाया है श्रोताओं कि जो इंडियन इलेक्शन के ऊपर काफी हर जगह वही हो रहा है, काफी गर्म हो रहा है माहौल इंडिया में। और भारत के लोग जो यहाँ पे, जो भारत के लोग, तो भारत के लोग 2 किस्म के हैं, जिनके पास भारत का पासपोर्ट है और जिसके पास भारत का पासपोर्ट नहीं है। जिनके पास भारत का पासपोर्ट है वो वोट कैसे डाल सकते हैं, इसके बारे में भी हम समीर जी से बात करेंगे। तो समीर जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते गुप्ता जी, श्री यतीन्द्र गुप्ता जी और श्री संजीव जी और दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अगर इसका ज्ञान मिलेगा तो फिर हम आगे से इस चीज को अडॉप्ट करते हैं भाई। एब्सोल्युटली। तो समीर भाई, आप पहले भी हमारे मेहमान रह चुके हैं। आज हमने खास रिक्वेस्ट करी, आपको भीगते हुए मौसम में बुलाया है, धन्यवाद इसके लिए एडवांस में। तो हमें और हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए इंडियन इलेक्शन के बारे में कि इतना ज्यादा गर्म जोशी से हो रहा है सब कुछ, जैसे लग रहा है कि वहां पर टेम्परेचर वैसे 42 हो गया है, लेकिन इसको अगर इसका टेम्परेचर और मिला दें तो आई डोंट नो 52 हो जाएगा। और दूसरा हम चाहते हैं कि थोड़ा हमारे को आप अपना जो चैप्टर है उसके बारे में भी बताइए हमारे श्रोताओं को। नमस्ते गुप्ता जी और दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सभी के जैसे मैं भी थोड़ा इलेक्शन में रुचि रखता हूं कि भारत में इलेक्शन कभी शुरू हुआ था। भारत तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और उसमें इलेक्शन करना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क, बट व्हाट दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डूइंग इज इनक्रेडिबल। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट कि मैं आपके श्रोताओं को
थोड़ा पहले कुछ बताऊं कि भारत में इलेक्शन पहले कभी शुरू हुआ था। तो आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कभी हुई थी? वो इंडिपेंडेंस से पहले हुई है, ये मुझे मालूम। नहीं, इंडिपेंडेंस भारत को मिला 15 अगस्त 1947। जी। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कभी आ गया? 26 जनवरी 1950। जी। जस्ट द डे बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950। लेकिन इसका पहले देखो आज आपका सुनना है सब कुछ। नहीं, मैं आज मेरी नॉलेज काफी बढ़ने वाली है, मुझे मालूम। और फर्स्ट इलेक्शन भारत में हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952। तो लगभग 3 महीने तक इलेक्शन चला था। तभी ईवीएम नहीं थे, पोस्टल बैलेट थे। हर एक जो कैंडिडेट था उसको अलग अलग कलर का पेपर दिया था और उसको बताया था उसके ऊपर नाम लिखना और फिर वो बैलेट पेपर करता था। मतलब आप देखिए कि उधर से हमने चालू किया था और अभी 18th इलेक्शन अभी हो रहा है 2019 में। तो दिस जर्नी हैज बीन इनक्रेडिबल। अभी हम ईवीएम पे आ गए हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिला था, अभी आज के इलेक्शन में 970 मिलियन आर वोटर्स। तो अभी लेकिन तभी 1950 to 51 में रजिस्टर्ड वोटर्स वेर 176 मिलियन केवल। तो मतलब वो टाइम पे वो नंबर भी बहुत ही बढ़िया था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब भी पंडित नेहरू जी को जो कांग्रेस को जो मैंडेट मिला था उसके टाइम से आप कंपेयर आज देखेंगे तो आज के इलेक्शन में लगभग 4 से 5 गुना पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है। तब यू कैन लुक एट द साइज ऑफ द इलेक्शन इज गोइंग। 176 मिलियन में से 107 मिलियन लोगों ने वोट किया था। तभी 489 सीट्स थी। अच्छा, 489 सीट्स वेर कंटेस्टेड। एंड डू यू नो हाउ मेनी सीट्स कांग्रेस वन एट द टाइम? सारी 364। अच्छा, सारी नहीं थी। 664। एंड द सेकंड वन वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। एंड उनको कितनी सीट मिली होगी? दे वर द सेकंड बेस्ट। आप गेस कर सकते हो? 50? नहीं। अच्छा, उनको 16 सीट्स मिली थी सिर्फ। तो हम देख सकते हैं कि पहले को कांग्रेस को 364 और CPI को 16 सीट्स मिली थी। तो ये मैं थोड़ा जब पढ़ रहा था तो मैं बोला कि आपके श्रोताओं को भी मैं ये थोड़ा बहुत बता दूं कि इलेक्शन की थोड़ी बड़ी है, ये बहुत अच्छी जानकारी है। तो उस समय हमारा बीजेपी तो नहीं थी मेरे ख्याल से। नहीं, बीजेपी नहीं थी तभी, जनसंघ थे और कांग्रेस तो मेन थी। लेकिन मुझे वो थोड़ा बुरा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ क्या हुआ, तो वो मैं बाद में बात वो बाद में बात करते हैं। वो तो मुझे ये तो जो है ना, ये तो एक बहुत बड़ी लेगेसी है कि क्या क्या नहीं हुआ है। जो हमारे सारे लोग, जितने लोगों ने अपनी जान दी स्वतंत्रता सेनानी, उनके साथ में क्या हुआ। तो गुप्ता जी, जैसे मैं आपको बोल रहा था, मैंने अभी बस जस्ट क्विकली ऐसे ही इंटरनेट से निकाला है। जी। तो है श्री नाम का मतलब है देवी लक्ष्मी, शुभ, आलोक, समृद्धि, प्रथम, श्रेष्ठ, सौंदर्य, अनुग्रह, पावर, प्रतिभा, गरिमा, शक्ति, सरस्वती और पवित्र। तो आप जब किसी को श्री बोलते हैं या श्री लगाते हैं तो दिस इज ऑल यू आर विशिंग फॉर हिम। जी। तो इट्स श्री संजीव जी, ये आपने बड़ा अच्छा। तो चलिए एक बढ़िया सा गाना सुनिए। जी थोड़ा। और इसमें जो है गाने में R.D. बर्मन ने खुद भी थोड़ा बहुत किया था। आज शायद श्रोताओं को गाना सुन के याद आएगा। आइए सुनते हैं। Da 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 da
दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। आंखों में यारों का दिल खो जाता है। सुनिए जी, उन पे भी जादू कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। तो श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म अपना देश, 1972 की फिल्म थी। म्यूजिक जी हाँ आर डी बर्मन का, और गाया था आशा भोसले और आर.डी. बर्मन ने। तो चलिए, जो इलेक्शन के बारे में रोचक जानकारी है उसको कंटिन्यू करते हैं समीर जी से। और श्रोताओं को हम ये भी बता दें कि हमारी पहली कंटिन्यू है। जी हाँ। तो पहली का प्रश्न है, भारत में कब ईवीएम पहली बार इस्तेमाल हुई है? ठीक है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख सकते हैं जवाब, और नहीं तो आप मुझे मेरे नंबर पे 0421590791 पे भी लिख सकते हैं। जी हाँ, कठिन तो नहीं है ये आप दुनिया में क्या कठिन है गूगल पे भी जाके कर सकते हैं लोग। तो और कठिन तो नहीं है। और एक और प्रार्थना है, जो लोग अभी तक लंच और डिनर करके आए हैं जी, अगर उसमें से हमें कोई फोन करना चाहे तो प्लीज 0421590791 पे फोन करिएगा और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि उनका लंच और डिनर कैसा रहा।
तो समीर जी, और रोचक जानकारियां जो है ना बताइए हमारे श्रोताओं को। और मैं बता सकता हूं कि अभी तो ये 18th लोकसभा इलेक्शन है जी। जब भी वोटिंग पहले चालू हुआ था 1951 में, तभी एज ऑफ वोटिंग वाज 21 इयर्स। उसके बाद में दैट वाज रिड्यूस्ड टू 18 इयर्स फ्रॉम 1988 जनरल इलेक्शन। तो 30 साल के बाद वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। दूसरे एक जानकारी थी कि नोटा कभी आया। नोटा का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा? None of the above. Yes, absolutely right. So Nota was started in 2014 election. 2014? 2014 में ही चालू हो गया था. It was trialed in 2013 election in 5 state elections. हाँ, वही मैं सोच रहा था. हाँ, 2013 में चंडीगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में चालू हुआ था और उसके सक्सेस के बाद 2014 में चालू हो गया. अच्छा. कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे नोटा को पार्टियों से ज्यादा वोट मिले हैं. यस. और अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके अभी अपील भी है कि अगर कोई नोटा जीत जाता है, अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोटिंग हो जाती है नोटा को, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट में जो कितने भी कैंडिडेट्स थे उनको 5 साल से बरी किया जाए इलेक्शन करने के लिए. अभी अगले 5 साल में उसके ऊपर सुनवाई होगी और उसके बाद में रिपोर्ट आएगा कि नोटा का क्या रोल दे रहे हैं आप समीर जी. ये तो बड़ी ये तो बड़ा ये काफी पार्टियों को फोर्स करेगा कि एंड एज पर माय इंफॉर्मेशन नोटा इज ओनली इन इंडिया. इट इज नॉट इन एनी अदर कंट्री, एनी अदर इलेक्शन. अच्छा. ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने नोटा कभी सुना भी नहीं. नहीं सुना है. मैंने भी नहीं सुना. यहाँ पर पहली, लेकिन हाँ सही है. जैसे कि भारत में केवल ईवीएम है, कहीं और नहीं है दुनिया में. इसी तरीके से नोटा भी केवल भारत में है. भारत में ही है. और क्या है? और मेरे पास जानकारी है कि इलेक्शन 2024 के थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स है अभी मेरे पास. जी. तो ये तो 18 लोकसभा का इलेक्शन है. 968 मिलियन वोटर्स आर रजिस्टर्ड. ऑलमोस्ट 1 बिलियन. ऑलमोस्ट 1 बिलियन आर रजिस्टर्ड. 968 मिलियन. और 1 मिलियन सिर्फ वोटिंग बूथ्स है. मतलब अब ऑस्ट्रेलिया से वो कंपेयर नहीं कर सकते. नहीं, अब देखो ऑस्ट्रेलिया को बीच में लाइए. देखिए हमारी भी इज्जत है. हमारी इज्जत को अब देखे जाएंगे कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हु आर कंटेस्टिंग इन दिस इलेक्शन आर 2,400 पार्टीज. Nearly 8,000 candidates are contesting in this election. कितना? 8,000 for 543 seats. 8,000. Okay. और अब देखे जाए तो 18 million are new voters only. So अब 2019 and 2024 को कंपेयर करेंगे तो 18 million are only new voters. और अब देखे जाए तो पोलिंग वर्कर्स कितने हैं? जो 1 मिलियन बूथ्स है उसमें टोटल पोलिंग वर्कर्स आर 15 मिलियन. 15 मिलियन. सो 15 मिलियन पीपल अभी पोलिंग स्टेशन पे काम करने वाले हैं. अभी दो चरण जो हो गए और अभी के आगे 5 चरण है, तो 7 इलेक्शन में इलेक्शन हो रहा है चरण में. तो उसमें 15 मिलियन विल बी. अगर समझो कि एक ही दिन में इलेक्शन हो तो कितने लोग वर्कर चाहिए एकदम. It will be very difficult to manage election in a day, looking at the various geographical boundaries. Because हमारे जो पोलिंग वर्कर्स हैं उनको मैंने वीडियोस देखे हैं कि वो हिमालय में जो भी ईवीएम लेके जाते हैं, कच्चर पे लेके जाते हैं, रेगिस्तान में लेके जाते हैं, फिर वो पानी से समुद्र से लेके जाते हैं, जिधर हिली रीजन है उधर लेके जाते हैं. एक 2 बंदा. It takes sometimes them to 3 to 4 days to travel to the polling place. जितना रीजनल एरिया है हर एक जगह पे 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है. तो जिधर जिधर आपका वोटर है, जिधर जिधर अबव 18 है, उधर उधर वो लोग पोलिंग स्टेशन पर आते हैं. जी. बहुत बड़ा मेगा है. और भारत सिक्योरिटी भी है. और भारत इसको उत्सव के तरीके से भी मना रहा है. ये भी एक अजीब एक कंसेप्ट है कि इसको वी आर सेलिब्रेटिंग. एब्सोल्युटली. इट्स अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. कल भी एक मैं वीडियो देख रहा था. इट इज. यस.
और हाँ, तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि अभी हर एक पोलिंग बूथ को, जैसे शादी के मैरिज को हॉल को हम सजाते हैं, वैसे बलून लेके पिक्चर्स लेके उसको सजाओ। और जैसे हम लोग शादी में फिर वो बैंड बाजा के बाद सबको लेके जाते हैं, वैसे आप आपके मोहल्ले में करो, आपके एरिया में करो, आप जिधर रहते हैं बिल्डिंग में रहते हैं उधर करो, और लोगों को इलेक्शन के लिए लेके जाओ। और बाद में चाय कॉफी वड़ा पाव जो आपका होता है वो करो। बट लेकिन समीर जी, पहले क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती थी जिससे लोग डरते थे, तो अब कम से कम ईवीएम की वजह से वो रुक गया है जी। और उसकी वजह से क्रिमिनल्स भी अब जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप बूथ नहीं कैप्चर कर सकते हो तो आपको बाहुबलियों की जरूरत नहीं होती, तो वो भी फिर भी ऐसे बहुत स्टेट्स है, कुछ स्टेट्स है उधर सिक्योरिटी इतनी नहीं होती है, और इसीलिए इलेक्शन ये 7 चरण में आ गया है। क्योंकि सीआरपीएफ की जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, होम मिनिस्टर के अंदर आती है, उन्होंने 15,000 फोर्सेस उधर भेजी है to move from one place to another place to make sure that the elections are conducted in a safe manner. तो चलिए श्रोताओं, अब सुनते हैं हमारे एक स्पॉन्सर का संदेश। ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। चलिए एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, अगेन आर.डी. बर्मन साहब का संगीत दिया हुआ।
चाहे हो जाए होने दो, कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो, मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। ऐसे में तुम हो गए हो बड़े दीवाना, सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया, सौरभ दी। आज हमारे बीच आर.डी. बर्मन जी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे कंपोजिशंस उन्होंने करे हैं इतनी छोटी सी उम्र में, खास तौर पर अमर प्रेम के गाने, एक से एक अच्छे गाने। और मुझे किशोर दा का ये गाया हुआ चिंगारी, वो राग भैरवी है, लेकिन कितनी खूबसूरत तरह से वो भैरवी का प्रयोग करा गया है। श्रोताओं, ये थे अमजद अली खां साहब आर.डी. बर्मन के ऊपर। और आइए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो चलिए समीर जी से बातचीत जारी रखते हैं और देखते हैं समीर जी और क्या जानकारी लेकर आए हैं इलेक्शन के बारे में। बट उससे पहले एक बार फिर से मैं पहेली का प्रश्न बता दूं कि भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले इस्तेमाल कब किया गया था? कोई भी इलेक्शन में फर्स्ट टाइम कब ईवीएम इंट्रोड्यूस की गई थी? और जो सही जवाब देंगे उनमें से 2 लोगों को कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट में लंच या डिनर का कूपन मिलेगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं, और या नहीं तो आप यतीन गुप्ता जी को सीधे टेक्स्ट कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं 0421590791। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। समीर जी, और क्या बता रहे हैं आप? तो एक प्रश्न आया है समीर जी। तो ये पूछ रहे हैं हमारे दीपक जी, जीरो कपसारे जी, कि जो पहला वाला इलेक्शन हुआ उसमें 360 तो कांग्रेस को मिल गए और 16 मिल गए सीपीआई को, औरों को कितने मिले? ये प्रश्न है। नमस्ते श्रोताओं को, और नमस्ते दीपक जी फॉर दिस क्वेश्चन। जब तक मेरी जानकारी है तो कांग्रेस को, नेहरू जी को 364 वोट्स मिले थे। सेकंड वाज सीपीआई व्हिच वाज लेड बाय अजय घोष विथ 16 सीट्स। देन द थर्ड वन वाज सोशलिस्ट पार्टी which was led by Narendra Deva with 12 seats, followed by Kisan Mazdoor Praja Party. They got 9 seats, and then Bharatiya Janasangha, they got 3 seats. And interestingly, उस जमाने में भी एक पार्टी थी, उसका नाम था अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, उनको लगभग 2% 2 वोट्स मिले थे, 2 मिलियन वोट्स मिले थे, और उन्होंने 3 सीटें जीती थी, सेम लाइक भारतीय जनसंघ। एक पार्टी भी थी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, उनको 7 थी। शिरोमणि अकाली दल 4 सीट्स और हिंदू महासभा को 4 सीट्स। तो इस तरीके से पूरे 489 हो गए। हाँ, और भी है 2 पार्टी है, उनको 2-3 सीट्स मिली थी। एक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी, झारखंड पार्टी 2-3 सीट्स, तमिलनाडु टॉयलर्स पार्टी 4 सीट, ऑल इंडिया गणतंत्र परिषद 6 सीट, ऐसे पार्टी थी।
लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तभी भी एक पार्टी थी, उसका नाम था अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। चलिए, उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था उसमें जो फोटो वगैरह थे वो बाद में हटा दिए गए। सारे राम कृष्ण शिव सबके ऐसे फोटो थे उसमें। तो जी, तो अभी तो हुआ है कि वो अभी फर्स्ट टाइम, अभी जब नई पार्लियामेंट बन गई 1 साल पहले, तभी वो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो अभी मोदी जी लेके आए थे, और उन्होंने जो ऊपर के सब चित्र है वो सब नए पार्लियामेंट में अभी रखे हुए हैं जी। और उन्होंने हर एक कॉपी की वो प्रिंट करके हर एक मिनिस्टर को भी दे दी थी। तो आप कभी भी इंडिया जाएंगे तो मैं आपको जरूर सबको बताना चाहूंगा कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में जाके आइए। आई वॉज जस्ट फॉर्चुनेट इनफ टू विजिट इंडिया इन जनवरी, जब भी आप बोल रहे थे कि हमारे सीए चैप्टर को अवार्ड मिला था, वी गॉट द सेकंड बेस्ट ओवरसीज चैप्टर। पहले तो उसके भी बधाई। धन्यवाद। और जो भारत के लोकसभा के स्पीकर है ओम प्रकाश बिरला जी, उनके हस्ते हमको अवार्ड मिला था। तो तभी वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट न्यू पार्लियामेंट एंड व्हेन सेशन वाज इन प्रोग्रेस। अच्छा, सो वी हैड अपॉर्चुनिटी टू मीट वेरियस मिनिस्टर्स ऑल्सो। और क्या नया पार्लियामेंट में सब बता सकता हूँ आपको, बहुत बढ़िया बनाया है। भारत के पूरे सांस्कृतिक विश्व का उधर दर्शन हो रहा है। अच्छा, क्या बात है। तो मैं सभी श्रोताओं को रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कभी आप दिल्ली जाएंगे तब पार्लियामेंट हाउस के लिए जरूर एक दिन तो निकालिए। बहुत अच्छी बात। नहीं, और समीर जी, जो सबसे एक बड़ी कमाल की बात है कि यू नो लाइक इतना कॉम्प्लेक्स, लाइक बिल्डिंग द पार्लियामेंट हाउस वुड हैव बीन वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लेक्स। आप सोचो, security systems, audio visual systems, and like you know, like that would be one of the most secured building in the like, और एक सेट टाइम के अंदर उसको इतना ब्यूटीफुली इम्प्लीमेंट, सो लाइक वो दिखाता है कि अब हिंदुस्तान में जो बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं स्मूथलेसली, उसी समय देखिए वो भारत मंडपम भी उन्होंने बनाया, फिर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो उन्होंने लाइक अगर आप पिछले 5-6 साल में लाइक इवन राम मंदिर वाज सच अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, लाइक यू नो, तो simultaneously running such complex projects and finishing them in budget and in time is amazing. Absolutely. So it's a time, it's done in a time. Story. Absolutely. Yes. And I would say, अभी जब मैं भारत में गया था दिल्ली में जी, तब मैंने पीएम म्यूजियम के बारे में सुना था। बहुत कम लोगों को जानकारी मालूम है जी, क्योंकि मैंने कभी वो बोला था मेरे उबर वाले को, जस्ट टेक मी टू पीएम म्यूजियम, वो मुझे संसद भवन लेके गया। हाँ, बोलते सब लोग इधर ही आते हैं। हाँ, क्योंकि पहले वो जवाहरलाल, दैट बिल्डिंग यूज्ड टू बी जवाहरलाल नेहरूज रेजिडेंस। करेक्ट, दैट वाज तीन मूर्ति भवन। तो तीन मूर्ति भवन में एक जो बड़ी बिल्डिंग है जी, उसके पीछे अभी के सरकार ने एक नई बिल्डिंग खड़ी की है और उसको पीएम म्यूजियम है, और उसमें हर एक प्राइम मिनिस्टर के लिए एक एक गैलरी है जी। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे म्यूजियम देखने में बहुत रुचि रहती है। मैं कैनबेरा में कभी भी जाता हूँ तो माय फर्स्ट प्लेस इज ऑलवेज वॉर मेमोरियल जी। एवरी टाइम आई कैन सी दैट दे आर एडिंग न्यू गैलरीज, नए आर्टिफैक्ट्स, एग्जीबिशंस उधर होते रहते हैं। तो उसके ही लेवल पे मैं तो बोल सकता हूँ कि उसके भी बढ़िया लेवल से जी उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बनाया है। उसमें यू कैन सिलेक्ट एनी प्राइम मिनिस्टर, यू कैन हैव अ सेल्फी विथ हिम, यू कैन हैव अ वीडियो विथ हिम, यू कैन वॉक विथ पीएम, you can get a letter from PM. Wow. You can have a helicopter ride inside. It's the best place. And all tweets, everything coming is live there. Wow. It is simply amazing. What they have built like a statue of unity. आप 10 लोग साथ में खड़े रहे हो और ऐसे लगता है कि आप बड़े पूरे चेन में चल रहे हो। wow. और मैं कभी सोचा नहीं था कि अपने इतना जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगा, क्योंकि उधर की जो उन्होंने इतना क्लीनलीनेस मेंटेन किया है, दैट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। जो एस्केलेटर्स है, वैसे एस्केलेटर्स मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया में देखे नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, ऐसा है। और हर एक बूथ पे एक एक बंदा उधर खड़ा है आपको जानकारी देने के लिए। पूरा ऑडियो सिस्टम ड्रिवन है, पूरे 3 घंटे की टूर है,
मतलब जिसी को हर एक पीएम के बारे में जानकारी चाहिए, कोई भी पीएम हो, चरण सिंह जी हो, मोरारजी देसाई जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, हर एक के ऊपर उतना ही अटेंशन देके उन्होंने सभी एग्जिबिट्स बनाए हैं। वेरी नाइस। तभी जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कम रखते हैं, उधर जाके आप देखोगे जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हुए सब लेटर उनके हस्ताक्षरों में रखे हैं। इंदिरा गांधी जी ने लिखे हुए सभी लेटर जी, डॉक्टर रिचर्ड निक्सन को जो लिखा था सभी उधर उन्होंने रखा है आर्टिफैक्ट्स में, तो यू कैन रीड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। नहीं, हम लोग को मुझे लगता है कि ये जो हम लोग जो बाहर रह रहे हैं, मे बी वी शुड, बिकॉज हम लोग इंडिया जाते हैं हॉलीडेज पे, तो हमें एक ये अभियान की तरह चलाना चाहिए कि सारे म्यूजियम, ये जो पेरिस में जो म्यूजियम है जहाँ मोनालिसा है, अपरेंटली आप अगर उस नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग दैट म्यूजियम अगर आप देखेंगे कंपेयर टू दैट जो दिल्ली में हमारा म्यूजियम है, देयर इज हार्डली पीपल, एनी पर्सन, नो पीपल। अभी लोग जाने को शुरू किया है, बट लेकिन मैं हर एक को रिक्वेस्ट करूंगा जब कभी आप दिल्ली जाएंगे ये म्यूजियम देखना मत भूलें। थैंक यू। चलिए एक हमारे स्पॉन्सर का संदेश सुन लेते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में चार चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर कलर्स ऑफ इंडिया का संदेश। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं
इंस्पिरेशन उनसे हमने लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए लाइफ में, कई इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए, जैसे 12 स्ट्रिंग गिटार, मादल, बेस गिटार। एक बार इस इंडस्ट्री में म्यूजिशियनों की स्ट्राइक हो गई थी, कोई म्यूजिशियन बजा नहीं रहा था। किसी को गाना रिकॉर्ड करना था तो देखिए इंस्पिरेशन कैसे काम आती है। पंचम दा ने गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना बहुत चला और उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें जो म्यूजिक के इंटरल्यूड्स हैं वो कुछ नहीं है, रिदम चल रहा है, एक आदाब जैसी वॉइस डायलॉग बोलती है, एक इंजन का इफेक्ट दे दिया है और गाना स्मूथली निकल गया। देखिए तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूं आपको गीत भी पसंद आ रहे होंगे और इलेक्शन के बारे में जो बातचीत चल रही है वो भी आपको इंटरेस्ट कर रही होगी। तो गुप्ता जी बताइए। अब पुनः पहले हम बता दें तो ईवीएम भारत में पहली बार कब इस्तेमाल हुई जी, और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं तो उस पर जवाब दीजिए या सीधे मुझे भी लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 0421590791, यतीन्द्र गुप्ता। तो समीर भाई, 24 के इलेक्शन के बारे में और क्या रोचक जानकारियां हैं हमारे श्रोताओं के लिए? 2024 के इलेक्शन के बारे में और बता सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी कंटेस्टेड आर 543। 272 तो अभी जीतने के लिए चाहिए 50% के लिए, लेकिन आई एम जस्ट सरप्राइज टू सी दैट सब लोग अभी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 बार, बट दैट मीन्स एवरीवन हैज अज्यूम कि मोदी सरकार आने वाली है। ये मुझे पता नहीं चलता है कि सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आपको जीतने के लिए 272 चाहिए। जी हाँ, मतलब सब लोग मान चुके हैं कि वो तो आ ही रहे हैं। वही मुझे समझ में नहीं आता कि अपोजिशंस की क्या स्ट्रैटेजी है। जी जी जी, मनी मन सबने मान लिया है कि मोदी जी तो आएंगे, ये सरकार तो आने वाली ही है जी। सिर्फ अभी कितने वोट से आती है, कितने सीट से जीतती है, वही बाकी है जी। लेकिन उसका जो एनालिसिस आप देखेंगे कि जो अपोजिशन का है, कई कैंडिडेट भी नहीं मिले उनको, किसी को भी खड़ा कर रहे हैं। तो वो भी एक ऐसी समस्या है कि पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि जैसे ना अपोजिशन ने सरेंडर कर दिया हो। नहीं गुप्ता जी, एक चीज और है कि देयर हैज बीन, जैसे कि जो फंडिंग है उसको इतना अब जैसे अभी कल ही मैं न्यूज पढ़ रहा था कि एक कैंडिडेट ने, कांग्रेस के ने अपना सीट वापस कर दी, बोली मेरे पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए, मैं कैसे लड़ूंगी, पैसा मेरे को कहीं से मिल रहा नहीं, आई हैव नो मनी। तो शी हैज, उन्होंने अपना वापस कर दिया। तो मुझे लगता है कि देयर वाज वेरी वेरी टाइटनिंग ऑफ ये जो इलेक्शन फंडिंग होती थी, वो सब होता था। लेकिन तो वो भी कम से कम ऑप्शन तो हो ना, मान लो कोई आदमी नहीं बीजेपी को वोट करना चाहता है तो कम से कम ऑप्शन तो हो ना कोई। हाँ नहीं बिल्कुल, एक तो नोटा तो है क्या। जी जी जी। लेकिन आप खड़े नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। अब जैसे सूरत में जी वो कैंडिडेट का इतना वो था कि उसने एक्चुअली उसका कैंसिल हो गया था, लेकिन इंदौर में मैंने सुना है कि दे आर थिंकिंग ऑफ समहाउ विड्रॉइंग कि भाई मैं क्या करूंगा। बिल्कुल ऐसे। तो समीर जी, और 24 के क्या आपका एनालिसिस है हमारे श्रोताओं के लिए? तो और एक मैं आपको बताना चाहता था कि फर्स्ट इलेक्शन हुआ 1952 में, तभी 489 सीट्स थी, और अभी 2024 लगभग 75 साल हो गए, अपना पॉपुलेशन 5 गुना से बढ़ गया, but number of seats have increased by less than 10%. Number of seats are now only 543. I think कभी भी नई गवर्नमेंट आ सकती है तो उसमें वो लोग जरूर सोचेंगे इसके ऊपर, और नहीं तो मैं आपके श्रोताओं से जानना चाहता हूं कि इतनी सीट्स क्यों बढ़ी है। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप कंट्रोल बताते हैं कि हर एक स्टेट को इतनी सीट्स होनी चाहिए। एक है मेरा पास जवाब, शायद वो ठीक है या नहीं, कि हमारे पास सीटें नहीं थी पार्लियामेंट में बैठाने के लिए तो कहाँ से बैठते ना। तो ये जो नई पार्लियामेंट बनी है इसलिए उसकी जो सीटें हैं अभी 150% 800 तक हो गई है अभी। हाँ, तो आप अगर बढ़ा भी लो तो उससे कैसे कहाँ बैठाओगे ना लोगों को। करेक्ट। तो ये एक मेरा जवाब है। वो भी हो सकता है, लेकिन मैं श्रोताओं से सुनना चाहूंगा कि अगर वो फोन करके बताएं कि क्यों इतनी सीट्स बढ़ गई है। दूसरा एक था कि आप देख रहे हैं कि अभी इंडिया में 29 स्टेट्स है,
लेकिन 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज मिला के 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज में इलेक्शन होने को जा रहा है। और उसमें ताजुब की बात है कि 543 सीट्स में अभी सब लोग बोलते हैं कि जिसके पास यूपी बिहार है उसके पास पार्लियामेंट है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश से कितनी सीट्स मिलती है पार्लियामेंट को? 15%। मतलब आप देख लो कि 36 आपके पास डिफरेंट एरियाज है, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन एक ही 15 बिकॉज पॉपुलेशन बेस्ड थी ना, लाइक कितनी सीट होंगी, दैट वाज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है महाराष्ट्र का, उसको 48 सीट्स है। मतलब 80 और 48 में भी देखो बहुत डिफरेंस है। तो मतलब उसमें कोई भी नहीं है कि 60-70 सीट्स वाला कोई। और ये जो आप 80 बोल रहे हैं, ये अभी तो जब इन्होंने उत्तरांचल अलग कर दिया है उसके बाद की है। तो और उसके बाद में मुझे लगता है कि शायद थर्ड नंबर है वेस्ट बंगाल का। जिधर 42 सीट्स है। और लास्ट टाइम इंडिया को उसमें आउट ऑफ 42 2019 में 18 सीट्स मिली थी सर। लेकिन ये टाइम पे वो नंबर शायद बढ़ जाएगा, लेकिन 42 सीट्स वेस्ट बंगाल में है। और उसके बाद में नंबर आता है बिहार का, उसमें 40 सीटें हैं। जी। और 40 में से आई वाज सो सरप्राइज टू रीड कि 39 सीट्स इंडिया को मिली थी 2019 में। ये चीज जो नॉर्थ का है, जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये सब जो है ना, जैसे 100% चाहिए। तो मतलब ये 5-6 स्टेट्स हैं, दे कंट्रोल द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट इन पार्लियामेंट। तो अगर आपके पास ये 5 स्टेट्स है तो आप पार्लियामेंट में गए। और वो हिंदी भाषी हैं तो इसलिए भी तो और दूसरी एक जानकारी थी इसमें कि टोटल 543 सीट्स में ये इलेक्शन 7 चरण में हो रहा है। तो 102 सीट के ऊपर तो पहली बार हो चुका है 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में। 26 अप्रैल को सेकंड फेज में 89 के ऊपर हो चुका है। और अभी अगले चरण जो है वो कमिंग ट्यूसडे को है, 7 मई को, उसमें 94 सीट्स है। उसके बाद में अगला चरण रहेगा 13 मई को, उसमें 96। और 20 मई को जो है उसमें 49 सीट्स। 25 मई को होगा उसमें 57 सीट्स। और जो 1 जून को होगा उसमें सिर्फ 57 सीट्स है। एंड द इलेक्शन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून। सो यू कैन से अभी लगभग सिर्फ 30 दिन बाकी है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा बताएं। सही बात है। हाँ सही बात है, तारीख तो हो गई। समीर जी, जो ये वेस्टर्न मीडिया का जो क्रिटिसिज्म होता है उसके बारे में बताएंगे कि वो कहते हैं कि साहब यहाँ पे डेमोक्रेसी तो केवल इस तरीके से परसेप्शन दिया जाता है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई भी समाचार पत्र पढ़ेंगे तो उसमें भी लगता है जैसे कि ना इंडिया डेवलपिंग कंट्री, ये क्या इलेक्शन कराएंगे। लेकिन जब ये इतना जो आपने अभी सब इंफॉर्मेशन शेयर करी है हमारे श्रोताओं के साथ में, तो वो सोचेंगे कि कितना बड़ा लॉजिस्टिक काम है, कैसे ये सब कर रहे हैं, और इतना ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक न्यू टेक्नोलॉजी इसके साथ में काम कर रहे हैं। तो ये वेस्टर्न मीडिया को कैसे यहाँ तक बात पहुंचाई जाए, जबकि सब कुछ अवेलेबल है, वो क्यों नहीं सुनना चाहते कि कितना बड़ा काम हो रहा है। ये जो वेस्टर्न मीडिया बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ 2-3 ही मैगजीन से उनके ही न्यूज इधर उधर आते रहते हैं। वो सब रिपोर्टर्स हैं, एक ही जगह सोर्स से न्यूज लेते हैं। इसके लिए वो आपको लगता है कि 10 जगह अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन सोर्स तो उसका एक ही रहता है। वो क्या है सोर्स? अब सभी को मालूम है कि वॉशिंगटन पोस्ट से आता है, न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम्स से आता है ये सब। लेकिन मैं बता रहा कि अभी इलेक्शन कमीशन, अभी जो इंडिया का जो इलेक्शन हो रहा है, जो ईवीएम टेक्नोलॉजी है जो आपने बताया, वो सब भारत में ही पहली बार है। और ऐसे बहुत देश है उनको ये ईवीएम टेक्नोलॉजी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्किंग विद देम क्लोजली टू हैव देयर इलेक्शंस आल्सो। ये भी हमारा एक एक्सपोर्ट होगा। एब्सोल्युटली। And these people are currently visiting India to see how elections are conducted in a fair manner.
समीर जी, एक हमारे उसमें आपको ईवीएम है, फिर व्यापाट है, जिसमें वो एक्चुअली पेपर बैलेट चेक करते हैं, उसके बाद में काउंट करते हैं कि कितने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और पेपर वोटिंग एग्जैक्टली सेम है क्या नहीं है। उसमें बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है, बहुत लॉजिस्टिक्स है। So I can't be saying, and it can happen only in a democratic country where you can say you got 2,400 parties are contesting election. It's a mind-blowing number. समीर जी, एक हमारे श्रोता हैं तारा जी, उन्होंने एक न्यूज फॉरवर्ड करी है और वो न्यूयॉर्क टाइम्स की है। आप चाहें तो उसको, इसलिए मैंने वो प्रश्न पूछा था, और वो लिखते हैं कि इट इज द ट्रूली द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ and ado to a diverse and democratic ethos where 700 million plus of humanity vote, providing their small part in directing their ancient civilization into the future. It is no less impressive when done in a neighborhood which include destabilizing and violent Pakistan, China and Burma. It is a challenge are immense, more so probably than anywhere else, particularly in development and fending off terrorism. तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने अच्छा एक आर्टिकल लिखा है। वही मैं बोला कि कुछ रिपोर्टर से उनसे ये न्यूज आती रहती है, तो उसके ऊपर हम लोग कितना ध्यान देना है, मुझे नहीं लगता कि वो हम लोग ध्यान दे सकते हैं उसमें। लोग कोई नो नीड टू। धन्यवाद तारा जी, शेयर करें जी। तो चलिए एक छोटा एक गाना सुन लें। बहुत अच्छा, आर.डी. बर्मन जी का गाना सुन लें। एक बहुत प्यारा सा गाना है, आइए सुनते हैं। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए,
अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। La 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 la। भूला ना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल, भूला ना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल, हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम, ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम। बातों से ये जख्म में जिगर कैसे सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। होई लो सरारारू, होई लो सरारारू, ला 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 ला। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। तो समीर जी, एक और जो भी आपका 24 काफी आप जानकारी लेके आए हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि और क्या क्या है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, स्पेशली कितने प्रधानमंत्री कितने समय तक के लिए रहे हैं, और ये वोटिंग पे खर्चा वगैरह का कैसे होता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा गुप्ता जी आपने। तो मैं बता सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ये 15वें प्राइम मिनिस्टर है, 15 प्राइम मिनिस्टर इन 18th लोकसभा। और उसकी वजह यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी पंडित जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। तो अगर आप देखे जाए कि कितना उनका कार्यकाल रहा जी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, तो मैं बता सकता हूं कि सबसे नंबर 1 तो है पंडित जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस से, लेकिन आज के दिन पे अगर देखे जाए तो 16 years and 286 days ही होल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप, 16 years। उसके बाद में है इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी कांग्रेस से, वो थी 15 years and 350 days। तो सबसे अधिक तो पंडित जी है। उसके बाद में है प्रख्यात अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी थे 10 साल और 4 दिन। और उसके बाद में है मोदी जी। तो मोदी जी अगर आप आज के दिन पे देखें तो वो 9 साल 344 डेज हो गए हैं उनको। अच्छा, तो पूरा 10 साल, तो पूरा अभी लगभग मतलब 20 दिन में 10 साल उनके हो जाएंगे। और उसके बाद में आगे के 5 साल तो वो 15 साल तक फिर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सकते। अभी रिकॉर्ड की बात तो नहीं है, लेकिन ये कार्यकाल की समय की है। लेकिन मैं बता सकता हूं कि एक बात करिए कि अटल बिहारी भी वाजपेयी भी थे
वाजपेयी जी थे, 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन उनका सिर्फ कार्यकाल था 6 साल और 80 दिन। जी। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्शन में कितना खर्चा होता है, तो आप देख लो कि 1996 और 1999 ये जब 3 से 4 साल थे, वो 4 साल में 3 बार इलेक्शन हो गए। तो आज समझ सकते हो कि उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी। हर एक इलेक्शन की कॉस्ट गोज इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू कंडक्ट एट दैट लेवल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, सो द वर्ल्ड्स पॉपुलस कंट्री। तो 3 बार इलेक्शन हो गया था। वाजपेयी जी 1996 में 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद में 1998 में 13 मंथ्स के लिए थे, उसके बाद में जयललिता जी ने उनका सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, फिर वो बाद में फिर से इलेक्शन हो गया, वो फिर वो 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब देखे जाए तो 5 साल में 3 बार इलेक्शन हो गया था। वैसे आप देखे जाए तो मैंने पहले ही बताया था कि टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज मिला के 36 अलग अलग स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज में इलेक्शन हो रहा है। तो ये हर एक जगह पे कभी 5 साल में, कभी 3 साल में, कभी 4 साल में इलेक्शन हो जाता है। फिर जैसे इलेक्शन होता है तो उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है तो आप कोई भी भारत के देश के हित में कोई भी आप निर्णय नहीं ले सकते, कोई भी पॉलिसी डिसीजन आपका होता नहीं है। कोई आप एज ए गवर्नमेंट यू आर नॉट करेक्ट। तो कोई भी पॉलिसी डिसीजन होता नहीं है, तो इट टेक्स अ कंट्री बैक। तो यू कैन सी दैट एवरी 2 years, every 3 years elections are happening in these places plus general elections. So it's kind of like a election fatigue to everyone. तो जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की हम जो बात कर रहे हैं अभी भारत में होने वाला है, प्रयास उनका रहेगा, उससे यही है कि कम से कम हमारे जो काम नहीं रुके, गवर्नमेंट अपना काम करती रहे और एक बार में ही सारा ये काम हो। तो उसमें लॉ मिनिस्टर और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इसके अध्यक्षता में एक अभी कमेटी एस्टैब्लिश हो गई है, राष्ट्रपति। तो उनकी अभी कमेटी का रिपोर्ट भी आ गया है होम मिनिस्टर के पास, दैट इज करंटली अंडर स्टडी। और भारतीय जनता पार्टी में उनकी इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कर दिया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होके रहेगा। जी, you can say the advantage that India will get will be huge, that there won't be any policy paralysis और डिसीजन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। सही बात है। श्रोताओं, अगर किसी और के पास में कुछ और हमारे पास जानकारी शेयर करने के लिए जरूर हमें लिखें हमारे व्हाट्सएप पे, या हमें सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421-590-791। तो संजीव जी, एक ब्रेक लिया जाए और अच्छा सा आर डी बर्मन जी का गाना सुना जाए। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गाना है, मुझे लगता है सबको बहुत पसंद आएगा। नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से, क्यों रो रहे हो, छेड़ा था हमने तुमको तो प्यार से। खेल ही खेल में जाएगी एक जान, क्यों रो रहे हो, छेड़ा था हमने तुमको तो प्यार से। अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से। प्यार के खेल में कैसा दिल क्या जान, अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से। कहते हो तुम तो यूं ही सही के मेरे हंसी, सारी सता जवानी की है कसूर आपका नहीं। कहते हो तुम तो यूं ही सही के मेरे हंसी, सारी सता जवानी की है कसूर आपका नहीं। कर जाते हो शरारत जब मिलते हो प्यार से, क्यों रो रहे हो, छेड़ा था हमने तुमको तो प्यार से। अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से।
दीवाने हुए पिया, होने लगे घरों में जो बेइख्तियार थे। अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार थे। क्यों सो रहे हो, छेड़ा था हमने तुमको तो प्यार से। ला 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 ला। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो सुमित भाई, अभी हम एक जो बहुत सीरियस बात है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि एनआरआई जो बाहर हैं, मतलब आपको एनआरआई जो बाहर हैं लेकिन जो भारतीय पासपोर्ट रखते हैं, वो वोट कैसे करें? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गुप्ता जी आपने। इसके ऊपर मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, काउंसिल जनरल के ऑफिस के साथ भी बात की है, लेकिन अभी जो है वो प्रोसेस थोड़ी डिफिकल्ट है और इसके लिए मुझे आपके दर्पण के सभी श्रोताओं का उसके लिए सपोर्ट चाहिए कि हम लोग गवर्नमेंट को बता सके कि हमारी क्या क्या दिक्कतें आ रही है। जी, बिल्कुल सही बात बोल। तो ये इसका जो फीडबैक होगा हम काउंसिल जनरल को भी देने वाले हैं। तो उसमें मैं पहले बता सकता हूं कि उसमें एक फॉर्म 2 करके है। तो जो कोई भी नॉन रेसिडेंट है और भारत के बाहर रह रहा है तो दे कैन वोट, बट दे हैव टू कंप्लीट फॉर्म 2। दैट फॉर्म 2 कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम नेशनल वोटर इलेक्शन पोर्टल, बट द प्रॉब्लम इज दैट दैट पोर्टल इज on Election Commission of India's website, and Election Commission of India's website cannot be accessed overseas. So it's a catch-22 problem for me. तो मैं अभी इलेक्शन कमीशन इंडिया के वेबसाइट पे जा नहीं सकता बिकॉज दैट वेबसाइट इज ब्लॉक्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर वॉट एवर रीजन। मैं फॉर्म 2 डाउनलोड नहीं कर सकता, तो नाउ आई एम स्टक। उसमें ऐसे भी बोला कि नो, इट इज नॉट ब्लॉक्ड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, बट इंडियन गवर्नमेंट ने ही समहाउ अलाउ नहीं करा हुआ कि बाहर से कोई एक्सेस कर पाए। करेक्ट, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उनको मतलब कितनी उसकी जानकारी है कि नहीं कि ये फॉर्म 2 भी हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर उन्होंने ऐसे उसमें बताया कि आप फॉर्म 2 डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर आपका पासपोर्ट का 2 फोटो लगाइए, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, वो पासपोर्ट फोटोज आपके फोटोज, और उसके बाद 2 फोटो पासपोर्ट की कॉपी, फिर फॉर्म फिलअप करके यू हैव टू अपलोड इट ऑनलाइन। Then what will happen? Then it will go to your constituency's election officer. समझो मैं अभी बम्बई से हूँ, नहीं तो आप पंजाब किधर से है, तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधर वो फॉर्म जाएगा। उसके बाद में उधर के लोग पोलिंग ऑफिसर वो फॉर्म लेके आपके घर पे जाएंगे जस्ट टू चेक कि आप एक्चुअली ओवरसीज है क्या नहीं है। उसके बाद में उनको वो कंफर्मेशन मिलेगा। समझो अभी मेरी माताजी इधर रहती है और मेरे घर पे उधर कोई नहीं है, तो उनको वो कंफर्मेशन नहीं मिलेगा जी। अगर घर पे लॉक है तो वो बाजू में उन्होंने पूछना चाहिए, बाहर नहीं पूछेंगे, फिर वो फॉर्म बोलेंगे इधर कोई नहीं रहता है, फिर वो फॉर्म दूसरे जगह पे जाएगा। उसके बाद में वो लोग फिर से जानकारी कर लेंगे और उसके बाद में जो आपका जो फॉर्म में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेजा है उसके ऊपर वो SMS भेज के बताएंगे कि आप वोट कर सकते हो कि नहीं जी। अगर वो एस्टैब्लिश कर दे कि हाँ आप सच्ची ओवरसीज हो तो आपको SMS आएगा कि आप इधर पे जाके वोट कर सकते हो जी। तो आप इधर काउंसिल जनरल के ऑफिस में और जिधर भी पोलिंग सेंटर है इंडियन गवर्नमेंट का उधर जाके उसी दिन आप वोटिंग कर सकते हो। समझो आपका 7 मई को है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आप 7 मई के जाओ और वोट करो। उसके बाद में मुझे ऐसे लगता है कि आप भी
कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि इतने जो 8,000 कैंडिडेट्स है, तो यू कैन सिलेक्ट द वोटिंग सिंबल ऑफ योर पार्टी फॉर विच यू आर गोइंग टू वोट। वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम से ही होगा, ऐसी मेरी जानकारी है। लेकिन ये इतना होने के बावजूद भी अगर आपने समझ उस दिन वोटिंग किया, उसके बाद में जब आप इंडिया में वापस जाते हो, भारत में वापस जाते हो, तभी you will be treated as a NRI voter and not the local voter, because your registration as a local voter is cancelled. So you have to again go to the local election office, election commission office or a polling office, give all your details and get yourself registered as a local voter so that you can vote next time. तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही लंबी है and it is creating a lot of I would say hindrance for people to vote overseas. तो जिस तरीके से मेरी थोड़ी सी बात हुई थी काउंसिल जनरल जी से, तो उनका भी कुछ इस तरीके से था कि बड़ा डिफिकल्ट है इज वर्किंग ऑन दैट। तो श्रोताओं हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आपका भी अगर कोई ऐसा फीडबैक है तो हमें दीजिएगा। ये हमारे समीर जी ने जो काफी अच्छी उस पर मेहनत करी, काफी रिसर्च करके जानकारी दी है, लेकिन और लोगों का भी क्या अनुभव है वो हमारे साथ शेयर करिए। हम सब उसका इकट्ठा करके हम काउंसिल जनरल और हाई कमीशन को ये इन्फॉर्मेशन देंगे, इससे कि इसको इम्प्रूव करा जा सके, क्योंकि हम जब तक फीडबैक ही नहीं देंगे तब तक कैसे काम होगा। हाँ, मैं जान सकता हूँ कि उन्होंने इतना प्रोसेस कॉम्प्लेक्स क्यों किया। इट कुड बी डबल वोटिंग हो जाता है। समझो इधर किसी ने पासपोर्ट लेके वोटिंग कर दिया और इंडिया में किसी ने फिर पैन कार्ड देख के वोटिंग कर दिया, तो अभी आप देखो कि पैन कार्ड तो किसी ने उसके ऊपर का फोटो भी चेंज नहीं किया है। हाँ। मेरे पैन कार्ड का फोटो तो मैं जब 20 साल का था तभी का मेरा पैन कार्ड पे फोटो है, अभी तो मैं अलग ही दिखता हूँ। तो कोई भी मेरा पैन कार्ड लेके जाएगा, बताएगा मैं समीर मेहता जी, मुझे वोटिंग करना है, तो उधर भी वोटिंग हो जाएगा, ओवरसीज भी वोटिंग हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जब तक ये आधार इनेबल्ड वोटिंग हो जाएगा तब वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। नहीं तो दे हैव टू डू समथिंग सो दैट एटलीस्ट इट इज इजियर फॉर लोकल रेसिडेंट्स, नॉन रेसिडेंट्स टू वोट। समीर जी, जैसे मैं सुन रहा था कि हैदराबाद की कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पे 5 लाख वोट बोगस। यस। तो ये कैसे हो रहा था? कैसे लोग वोट, अगर कोई की आईडी नहीं है, अब जैसे आपने कहा आधार कार्ड, तो कैसे ये संभव हो पाएगा? वो अभी माधवी लता जी ने भी बताया था, जो अभी हैदराबाद से कंटेस्ट कर रही है ओवैसी के अगेंस्ट, उन्होंने ही बताया था कि उधर प्रॉब्लम होता है कि लास्ट 40 साल एक ही पार्टी आ रही है क्योंकि 5 लाख तो बोगस वोट है। तो ऐसे उसमें हुआ था कि जो लोग दोज हु हैव पास्ड ऑन, देयर डिटेल्स वेर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द वोटिंग लिस्टिंग। उसमें 40,000 लोग तो ऐसे थे कि वो नहीं है, लेकिन उनके भी नाम थे। उसके बाद में ऐसे लोग थे कि मैं एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव हो गया हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उसमें भी मेरा नाम नहीं निकाला था, तो उसमें ऐसे 2 लाख लोग आ गए। तो ऐसे करके और एक रीजन था, तो उसको जैसे 5 लाख लोगों को उन्होंने फिर अभी डबल वोटिंग के लिए निकाल दिया। तो जब तक ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदे का एक ही वोट, तो तब तक वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बट यू कैन सी द 1.4 billion, 970 million people are voting, so you need to have appropriate checks and balances. लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन इधर तो अभी इधर कोई एटलीस्ट ओरिजिनल पासपोर्ट लेके आता है तो वो बंदे को तो आप अलाउ कीजिए। उसके बाद में समझो उसका डबल वोटिंग हो गया, कैंसिलेशन वाला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं 2 महीने के बाद इंडिया वापस जाऊंगा तो मैं वोट नहीं कर सकता दूसरे इलेक्शन में, वो तो फिर जाके फिर से रजिस्टर करो। ये तो थोड़ा है ना, थोड़ा कुछ तो उसमें करना चाहिए, थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आने चाहिए ओवरसीज वोटर्स के लिए। मेरे ख्याल से जब तक ई वोटिंग नहीं आएगी तब तक कोई सोल्यूशन आ नहीं सकता है, जो मुझे लगता है। लेकिन प्रोसेस थोड़ा इजी तो होना चाहिए। लगता है अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में। लेकिन इतने लोग हैं जिनको दे फील डिजेक्टेड, दे फील डिमोटिवेटेड, दे फील दैट इट इज देयर ड्यूटी, they want to do something but they are not able to vote. अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में है कि आप पोस्टल वोटिंग 5 दिन पहले कर सकते हो, वोटिंग सेंटर ओपन हो जाते हैं, वैसे नहीं है। लेकिन अभी एक अच्छा है कि इंडिया में चालू किया है कि अगर आप 80 साल के ऊपर हो तो आप घर से वोट कर सकते हो। अच्छा, ऐसा है। अभी थोड़ी नई चीजें आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 साल में मैं बता सकता हूँ कि ज्यादा उसमें चेंज हो सकता है। जो हम जैसे लोग हैं, अब हम बातें बड़ी बड़ी करें लेकिन बड़ा अंदर से दर्द होता है कि हम वोट नहीं कर पाते हैं। क्यों संजीव जी, आपको कैसा लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ना। और चलें एक गाना सुन लें तब तक, है बिल्कुल, जरा खूबसूरत सा गीत एक हो जाए।
अपना किनारा तो श्रोताओं, आशा करता हूं ये गीत आपको पसंद आया होगा। चलिए गुप्ता जी से और समीर जी से और बातचीत करते हैं, देखते हैं अभी और क्या जानकारी दे रहे हैं। तो समीर जी, जिस तरीके से आपने सजेशन दिया था, हम एक चाहते हैं कि अगर श्रोता लोग प्रोग्राम के बाद में भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिससे हम समराइज करके पर हाई कमिश्नर और काउंसिलर जनरल को हम भेजेंगे जी। कुछ और भी आप ऐड करना चाहते हैं समीर जी, जो वोटिंग के लिए कि क्या प्रैक्टिकली करा जा सकता है? जो लोग समझो यहाँ पे हैं, मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस नहीं जाने वाले हैं समझो, लेकिन इंडियन पासपोर्ट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तो समझो मान लो किसी की माँ है वो यहाँ पे आ गई लेकिन उनका इंडियन पासपोर्ट है, दे हैव ओनली वीजा टाइप ऑफ थिंग, PR का वीजा हो गया, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर वो केवल अपना करके उनका अगर कैंसिल भी हो जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं। एक वो भी कैटेगरी है। कम से कम मैं कई लोगों को जानता हूँ, काफी समय से हैं यहाँ, और अपने वो भारत का जो पासपोर्ट है उसको बहुत प्यार करते हैं, दे विल नेवर लेट इट गो। तो कम से कम ऐसे लोगों के लिए परमानेंट हो सकता है ये कि वो वोट करें, उनके लिए क्या आपकी सलाह है? बहुत ही अच्छा सवाल है गुप्ता जी, और उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग इधर से अब इलेक्शन कमीशन इंडिया की वेबसाइट तो एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके कोई रिलेटिव्स इंडिया में है तो उधर से वो फॉर्म आ जाएगा। अब फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन ही उधर ही इंडिया में ही अपलोड कर दो और उसके बाद में देन यू फॉलो द प्रोसेस। लेकिन ये सब चीजें करने के लिए वक्त की जरूरत है, तो आई एम नॉट श्योर कि अभी के इलेक्शन में हो सकता है क्या नहीं, फिर भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको 1 जून को वोटिंग है या 17 मई को वोटिंग है तभी भी ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं पॉसिबल तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन दे कैन कंसीडर दैट एनरोल योरसेल्फ एज एन ओवरसीज वोटर, so that as and when the election is there then they can participate in voting here. तो हमने फर्दर डिवाइड करा है कि जो लोग भारत का पासपोर्ट रखते हैं लेकिन यहीं पे ही रहते हैं या कहीं और कोई और भी देश में रहते हैं, उनके लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता सोचता हूँ कि उनका वहाँ वोट कैंसिल हो जाएगा, तो वो लोग भारत से किसी की मदद लेके भर सकते हैं और इस तरीके से वोट को दिया जा सकता है। ऐसा दिया जा सकता है, यस एब्सोल्युटली। लेकिन उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि काउंसिल जनरल से बात करके उनके हमारे इधर थोड़े इंफॉर्मेटिव सेशंस होने चाहिए तो लोगों में जानकारी बढ़े, क्योंकि इलेक्शन की ये सब चीजें जो हो इलेक्शन के 1-2 महीने पहले करनी पड़ेगी कि कोई इंश्योर करे कि आप उधर नहीं है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो इसके लिए थोड़े इन्फॉर्मेशन सेशंस होने की जरूरत है। तो जैसे मैं दर्पण जी रेडियो का बहुत धन्यवाद शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने आज ये टॉपिक लिया और हम लोग इसके बारे में जानकारी लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे इन्फॉर्मेशन सेशंस होंगे तो उसके बाद में लोगों में बहुत जागरूकता आएगी और फिर हम लोग वोटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सब जी जो लोग हैं वो फेस्टिवल ऑफ
डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। क्योंकि ये भी संख्या काफी बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई जी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत है इधर। हाँ, ये संख्या अब कम नहीं है। आप अगर देखेंगे तो लाखों में भी हो सकता है, और जो स्टूडेंट हैं वो यहीं पे है और मालूम नहीं कब उनको कौन सा PR वीजा जो भी मिलेगा, कब मिलेगा, तो उनका वोट मायने रखता है। और मैं मतलब काउंसिल जनरल के थ्रू बात करके वी शुड मेक श्योर दैट एटलीस्ट दैट फॉर्म 2 और दैट पोर्टल समवेयर इज मेक इट अवेलेबल in Australia as well, so that it becomes very easier for everyone to fill up the form and then submit it online. जी, तो समीर जी, आपके जो सारी जानकारी जो आपने इतना रिसर्च करा, मैं आपके पेपर देख रहा हूँ जी, उसके लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद। और आप आए दर्पण रेडियो प्रोग्राम में, उसके लिए भी हम समीर जी को बुलाते हैं। बिल्कुल जी। आज श्रोताओं CA के बारे में बात कुछ भी नहीं हुई, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम समीर जी को फिर बुलाएंगे जरूर। और एक गाना सुनते हैं और बिल्कुल उसके बाद में, गाने के बाद में पहले तो जो है एक क्या कहते हैं हमारे स्पॉन्सर का संदेश जी। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 80959405. That's 80959405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश। और चलिए एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तो संजीव जी, काफी लोगों के संदेश भी आए हैं हमारे पे, तो उनको हम पढ़ना चाहेंगे जी। हमारे प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं, समीर जी ने भारतीय चुनाव के इतिहास के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी दी। तो समीर जी, कई लोगों ने आपकी प्रशंसा करी है। प्रदीप जी लिख रहे हैं, कार्यक्रम रोचक चल रहा है। उपाध्याय जी फिर लिखते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, EVM का प्रयोग सिर्फ भारत में ही होता है। एक बहुत ही सुविधाजनक और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी प्रणाली है। मेरा प्रश्न यह है कि विश्व में और भी लोकतांत्रिक देश में और वह काफी जागरूक भी हो तो EVM का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? ये प्रश्न है। समीर जी, कुछ आप इसके बारे में कहना चाहते हैं? क्या सवाल था कि जो और जगह क्यों नहीं EVM का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, वही तो मैंने अभी बताया कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए बहुत से ऐसे कंट्रीज है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट करते हैं देखने के लिए। और उसके बाद में मैं जरूर कॉन्फिडेंट हूँ कि उधर भी EVM का प्रयोग जल्द शुरू हो जाए। प्रश्न शायद ये है उनका कि जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया डेवलप कंट्री है, अमेरिका है, तो वो क्यों नहीं? उसमें चैलेंजेस है क्योंकि इधर अभी प्रेफरेंशियल वोटिंग है, तो दे हैव टू पुट प्रेफरेंशियल वोटिंग थ्रू EVM। और हेमलता जी लिखती हैं, प्लीज वुड माइंड, उन्होंने पहली का दोबारा से पूछा था, वो हमने दे दिया था। राजीव निगम जी पूछते हैं, नाइस प्रोग्राम कह रहे हैं, नाइस प्रोग्राम, धन्यवाद राजीव जी। प्रदीप जी कहते हैं, मधुर गीत,
भाई आपके संजीव जी के जो गीत हैं वो तो फिर होते ही अच्छे। एक हमारे रमेश जोशी ने पहली का जवाब दिया है, हेमलता जी ने भी पहली का जवाब दिया। हम एक साथ सबके पहली के जवाब को अनाउंस करेंगे। और तारा जी जो हमारे लिसनर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो मैसेज भेजा है वो हमने पढ़ा था, उसको वो डिस्कस कर रहा है। धन्यवाद तारा जी। और रमेश जोशी जी ने भी पहली का जवाब दिया है और लिखा है समीर भाई को बधाई फॉर इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ प्लस एक्सीलेंट कलेक्शन ऑफ सॉन्ग। तो हमारी सुधा जी लिखती हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग। राजेश पांडे जी लिख रहे हैं गुड इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद राजेश जी, आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो हम ऐसी कामना करते हैं। और अमित श्रीवास्तव जी लिखते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग संदीप जी। माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट एज एन OCI कार्ड होल्डर एंड ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर वन कैन नॉट वोट इन इंडिया, इज दैट अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट? तो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट वाला तो नहीं कर सकता है, लेकिन भारत के पासपोर्ट वाला कर सकता है अमित जी। तो विनर का नाम के साथ साथ में सबका नाम भी लिख देते हैं, उन्होंने सही जवाब दिया है। तो दीपक अवसारे जी, पार्वती जोशी जी, हेमलता पुरोहित जी, प्रदीप उपाध्याय जी, रमेश जोशी जी, संजीव शर्मा जी, हेमंत जी, राजीव निगम जी, इन कप्तान नरवानिया जी, इन सब लोगों ने सही जवाब दिया है। और इसमें से जो जो सही जिनको विनर हैं वो हैं पार्वती जोशी जी। पार्वती जोशी जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा जब आप लंच डिनर करके आए जी। हाँ, जिससे कि हम और श्रोताओं को भी बताएं कि कितना अच्छा खाना था। धन्यवाद। और मैं भी श्रोताओं को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इधर आज बुलाया और मुझे इलेक्शन के बारे में जो मेरी थोड़ी भी जानकारी थी वो शेयर करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दर्पण कम्युनिटी। आपके लोग फैन हो गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मैं बताना चाहूंगा दर्पण रेडियो को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 4 जून को जब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे तभी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सब लोग साथ में मिलकर ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हो। 4 जून को बताओ कौन कौन लोग इकट्ठा होना चाहते हैं जी? कहाँ पे है वो जगह? अभी नहीं, वो अभी हम लोग बताएंगे, बाद में हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं। तो लेट्स सेलिब्रेट जी। थैंक यू, थैंक यू। दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन। श्रोताओं, हमारे इस सप्ताह का समय अब समाप्त होने जा रहा है। आशा करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमने कोशिश करी कि आपका 2 घंटे के लिए मनोरंजन कर सकें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। जी हाँ, हम लोग को भी खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि उनको मजा आया। तो अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते। और चलते चलते एक और आपके लिए खूबसूरत सा गीत छोड़ के जा रहे हैं।
चाह सनम तुमको चाह के तुम